अभी मैं डाल्टनगंज में हूँ और डाल्टनगंज में हमारी मुलाकात एक वरिष्ठ नेता कह सकते हैं, समाज सेवी कह सकते हैं, दीनहीन के सहायता में पूरा विश्वास रखते हैं। आज उनका एक प्रोग्राम मैंने कवर किया, उसमें मैंने शिरकत किया, तो मुझे लगा कि इनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के लिए उन्होंने कुछ करने के लिए ठाना है। मैं बात कर रहा हूँ पंकज सहाय जी की, जो जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए हम बात करते हैं, आखिर हमारा पलामू जो सब कुछ रहते हुए भी अति पिछड़ा है, उसे हम कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं, कैसे सुसज्जित कर सकते हैं, उसमें क्या सुधार हो सकता है। आइए हम मिलते हैं पंकज सहाय जी से। पंकज जी, इस डाल्टनगंज को, जिसको हर समय लोगों ने मतलब एक तरह से क्या कहें, बदनाम किया, दलाली किया, नोचा खसोटा और रोड पे छोड़ दिया, चाहे वो हमारे युवा हों, चाहे हमारी सारी चीज़ों, सामाजिक संस्था, शिक्षण संस्था, आप देख लीजिए तो आज डाल्टनगंज न ढंग का मेडिकल कॉलेज है तो ख़त्म, इंजीनियरिंग कॉलेज है तो ख़त्म। तो कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आप बड़े लेवल पे सोचते हैं और आपकी सोच तो धन्य है, मैं उसको सलाम करता हूँ। कैसे कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि किसी भी व्यवस्था में, सिस्टम में, वहाँ की जनता का एक स्वरूप निर्धारित होता है। जैसे आप देखिएगा कि इंडिया में कहीं भी जाते हैं तो हम डिनोट करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि वो इस इलाके का है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? पंजाब से हैं। आप कहाँ से हैं? गुजरात से हैं। आप कहाँ से हैं? झारखंड से हैं। लेकिन जब कोई मराठी मिलता है तो गर्व से कहता है कि मैं मराठी हूँ। गुजराती मिलता है, वो गर्व से कहता है मैं गुजराती हूँ। एक पंजाबी मिलता है तो गर्व से कहता है मैं पंजाबी हूँ। जब कोई झारखंडी मिलता है तो कहता है मैं झारखंडी हूँ। उसके बाद में वो गर्व, कोई बिहारी मिलता है तो मैं बिहारी हूँ, उसको जोर दे के कहना पड़ता है कि मैं गर्व से कहता हूँ कि बिहारी हूँ। ऐसा क्यों है? ये नहीं है कि मैं स्टेट को कोई बांट के कह रहा हूँ कि सब कोई बिहारी है, सभी इंडियन हैं, बट एक लोकेलिटी भी होती है। जैसे आपका घर होता है, जन्मस्थल होता है, कर्मस्थल होता है। अगर नहीं होता तो आज सिताब दियारा याद नहीं आ रहा होता। वहाँ के एक बड़े ही देश के सर्वमान्य नेता, लोकनायक कहे गए जयप्रकाश जी, उनकी आज जयंती भी थी, जन्मदिवस मनाया गया और बड़े बड़े नेताओं का वहाँ आगमन हुआ और लोगों ने तरह तरह की घोषणाएं करी। तो इसका मतलब है कि लोकल इश्यूज़ तो हैं। और सिताब दियारा को अगर पूछा गया, सिताब दियारा में है क्या? कुछ भी नहीं। आज की डेट में वहाँ सब वहाँ जा रहे हैं, सिर्फ एक विभूति की वजह से जा रहे हैं कि इस विभूति का जन्म यहाँ हुआ। जैसे आप देख लीजिएगा, गौतम बुद्ध को लेकर के वैशाली फेमस है। जब भी लोग जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध को, गया फेमस है, बोध गया लोग टूरिस्ट आते हैं। उसी तरीके से झारखंड में एक पलामू है। पलामू में जो रिसोर्स हैं, जो यहाँ पे टैलेंट है, विश्व के मानचित्र पे आ सकते हैं, देश के ही नहीं। लेकिन नहीं आने के पीछे कारण सिर्फ एक है और वो है पॉलिटिकल अवेयरनेस की कमी। पॉलिटिकल अवेयर कैसे हैं ये पॉलिटिकल अवेयर ऐसे हैं कि यहाँ की जो छोटी राजनीति है, विधायक कैसे बनेगा, एमएलए कौन बनेगा, चुनाव में भाग लेने के लिए आगे खड़े रहेंगे, चुनाव कैसे होगा, सिस्टम कैसे बदले, हमारे रिसोर्स को हम कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, इस पर ध्यान नहीं है। कि जो भी प्रतिनिधि आया उस पर एक दबाव डालें कि हमारे पलामू का नाम, आपकी जिम्मेदारी है कि विश्व के मानचित्र पे आए और टूरिज़्म का हब बने। मैं जब यहाँ आता हूँ मुझे देखने में लगता है कि इतना खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। बेतला नेशनल पार्क, जिसका एक पहचान है वर्ल्ड में, वो जैसा जगह भी आज के डेट में अछूता है और धीरे 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 वो विश्व के मानचित्र से अलग हो रहा है।
और आप बिलीव नहीं करेंगे, जिम कॉर्बेट बेतला नेशनल पार्क के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन जिम कॉर्बेट में आप जब जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े होटल्स अंदर हैं, एक सिस्टम है, नाइट सफारी है, फलाना है, ढिकाना है। पलामू में क्यों नहीं है? मैं पलामू की जनता से ये सवाल कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कैसे होगा, तो कैसे होने के लिए मुझे पलामू के लोगों के साथ संवाद करना पड़ेगा। उनकी समस्याएं दूर कैसे होंगी? टैलेंट की कोई कमी नहीं है, रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, और सिर्फ टूरिज़्म, अगर एक टूरिज़्म एक श्रीलंका जैसी कंट्री को चला सकता था, तो पलामू में इतना मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि पलामू का टूरिज़्म पूरे झारखंड को अकेले चला लेगा, इतनी क्षमता है पलामू में। तो मेरा कहना है कि किसी न किसी तरीके से एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा और उसके लिए सम्मिलित जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कोई एक आदमी कुछ कर नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर समाजवादी विचारधारा के साथ राज्य में या ज़िला में लोगों को जोड़ा जाए, तो कलेक्टिव डेवलपमेंट की बात पॉलिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम कर सकते हैं। देखिए, प्लान कभी भी रिवील वैसे नहीं किया जाता है कि हम सारा डीपीआर तैयार करें और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम ला करके पटल पर रख दें और फिर उसका जो कहते हैं ना कि उस पर पूरी खींचातानी चलती रहे और उसको वो करें। लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे पास पूरा डीपीआर तैयार है। रोज़गार की हम बात कर रहे हैं कि 100% रोज़गार देंगे। रोज़गार मतलब ये कभी नहीं होता है कि हम सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी नौकरी भी मिलेगी, प्राइवेट भी मिलेगी और स्वरोज़गार भी होगा। हम इसमें विभिन्न संस्थाओं का सहयोग लेंगे और स्वरोज़गार में कुछ मानदंड तय करेंगे। आप एक चीज़ बताइए, किसानों का कर्जा माफ़ भारत सरकार की बैंक हर बार जब सरकार बनती है तो कर्जा माफ़ करने कितना करोड़ हम माफ़ करते हैं बैंकों का कर्जा। अगर हम जो मुद्रा लोन अभी भारत सरकार उसी सोच के तहत लाई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। अभी आप किसी भी बेरोजगार को कहिए कि जाके मुद्रा लोन बैंक से ले लो, बैंक आपको नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि साथ में एक बंधन दे रखा है कि जो भी बैंक मैनेजर मुद्रा लोन देगा, रिकवरी भी उसी की जिम्मेदारी है, आफ्टर रिटायरमेंट भी उसका घर बेच के भी रिकवर करेंगे हम। तो बैंक मैनेजर कहता है कि पंगा क्यों पालें? तो थोड़ा सा आपको लिबर्टी छोड़नी पड़ेगी। सिर्फ लुभावने बातें करके वोट लेने के लिए नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 20% पैसा डूब जाएगा, लोग खड़े नहीं होंगे, उनके लिए हम लोग बाढ़ का नहीं सिस्टम रखेंगे। अगली बार उनको कोई मदद नहीं किया जाएगा अगर वो डूबते हैं तो, जेन्युइन कारण नहीं होता है तो। दूसरी बात, जब हमने कहा कि टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है जिससे पूरा एक कंट्री चलता है, इसे तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है। जैसे आप श्रीलंका को ले लीजिए, श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी टूरिज़्म पे है। आज वो टूटी इसलिए कि श्रीलंका में कोरोना के बाद टूरिज़्म ठप हो गया, तो वो चाइना के गोद में चला गया, वहाँ से उसको लोन ले लिया, कर्ज में डूब गया तो डूब गया। लेकिन उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो गई और वहाँ का सरकार का झुकाव भी दूसरी तरफ रहा। बहुत सारे रीजन रहे, उन चीज़ों में हम नहीं जा रहे हैं। हम आ रहे हैं पलामू पे। पलामू में टूरिज़्म मैं बता रहा हूँ इतना डेवलप हो सकता है कि यहाँ पे झारखंड की सरकार को एक बहुत बड़ा मद में सहयोग हो सकता है और यहाँ रोज़गार उत्पन्न हो सकता है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है? कनेक्टिविटी का। एक चीज़ बताइए, पलामू अगर ऐसा जगह था तो यहाँ एयरपोर्ट क्यों नहीं दिया गया? घरेलू उड़ान की जो स्कीम थी उसमें पलामू को कंसीडर क्यों नहीं किया गया? पहला सवाल मेरा। दूसरा सवाल, टूरिज़्म स्पॉट पहचाने गए हैं जिसमें कि झारखंड सरकार भी कुछ जगहों को चिन्हित की है और केंद्र सरकार भी जगहों को चिन्हित की है, लेकिन टूरिज़्म सर्किट बनाने के काम में पलामू का कहीं रोल नहीं है, डाल्टन का कहीं कोई रोल नहीं है। तो इसमें क्यों नहीं उनका रोल हुआ? ये सब तो सरकारी स्तर पर ही हो सकता है। और यहाँ पे कनेक्टिविटी के अलावा जो बेसिक फैसिलिटी है, अम्यूनिटीज़ है, लॉ एंड ऑर्डर है, इन चीज़ों को जब आप इस्टाब्लिश करेंगे देश भर में कि आप यहाँ आइए, सुरक्षित होंगे, व्यवस्थित होंगे और एंजॉय करके जाएंगे, इसका कोई कमिटमेंट सरकार दे ही नहीं रही है। आज भी जब भी हम न्यूज़ सुनते हैं पलामू में तो चर्चा अपराधियों की ज़्यादा रहती है। फलाने जगह गोली चली, अरे इन अपराधियों को इनकाउंटर करो। योगी सरकार क्या कर रही है? बुलडोजर चलाओ उनके मकानों पे। ये किस काम के हैं? समाज को बढ़ाने के लिए थोड़ी है। सवाल उठता यह है कि आप टूरिज़्म को डेवलप करिए,
एक पॉजिटिव वाइब से कमाइए और इलाके को डेवलप करिए। इसके लिए कौन करेगा? सरकारी व्यवस्था है, और तो कुछ हो नहीं सकता है। देखिए, मैंने आज भी बात किया है कि कैश, कास्ट, क्राइम, क्रिमिनल्स, ये 3 चीज़ को सिस्टम से दूर करना होगा, तो वो जगह अपने आप डेवलप हो जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के लोगों में कोई क्षमता की कमी नहीं है, और लोग यहाँ भरपूर अपनी क्षमता से संपन्न हैं, कर सकते हैं, बट पॉजिटिव सेंस में नहीं जाते हैं, ओछी राजनीति में पड़े रहते हैं, और इस वजह से मानसिकता गिर रही है, और हम किसी भी जो डेवलप स्टेट है उससे कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। बेतला नेशनल पार्क होने के बावजूद हम अपने आप को जिम कॉर्बेट के लेवल पे आज तक इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। इसका जवाब तो प्रशासन देगा, सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी, मैं क्या कह सकता हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जयप्रकाश जनता दल एक पार्टी जो अपने आप भारत में विस्तार कर रही है, अभी तक विस्तार कहाँ तक हुआ है और क्या क्या कार्य कर रही है जयप्रकाश जनता दल? देखिए, जयप्रकाश जनता दल 2014 के चुनाव में भाग ली थी, और सर्वप्रथम इसके 4 एमएलए थे जिन्होंने फॉर्मेशन किया था, और बाद में वो बिखर गए, अलग अलग पार्टियों में चले गए। लेकिन मेरे पास जब से ये आया है, 2014 से हम इसको लेके चल रहे हैं, तो 14 से लेकर के 14 के चुनाव में हमने जानबूझकर के कैंडिडेट उतारे, और बिहार और जम्मू कश्मीर, श्रीनगर तक हम कैंडिडेट लोकसभा उतारे। उसका कारण यह था कि जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं वो एक चुनाव प्रक्रिया से वाकिफ़ हों, और सारे नए लोग थे। 2019 में उसका परिणाम देखने को मिला कि खुद ही लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया, और 28 सीट पे लड़े, जिसमें उड़ीसा भी हम लोगों ने ऐड कर दिया, दिल्ली भी ऐड किया, और काफ़ी बढ़ चढ़ के जो नए थे उन्होंने अपना योगदान दिया। अभी हमने उनको कहा कि अब चुनाव में मत जाओ, चुनाव से ज़्यादा संगठन विस्तार पे बल दो, और संगठन में ऐसे ऐसे लोग आएँ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की बात करें। उसके तहत हमारी एक टीम नेशन प्रेन्योर नाम से एक टाइटल करके पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात शुरू करी। हम अपने बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल सब पढ़ाते हैं, लेकिन कहते हैं राजनीति से दूर रहना। क्या वो डॉक्टर, क्या वो इंजीनियर बिना राजनीति के सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राजनीति की मीनिंग आज के डेट में लोगों ने गंदी कर दी है, जबकि राजनीति गंदी नहीं है। राजनीति करने वाले लोग गंदे आ गए हैं, उनको क्लीन करने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, हमारा लोकतंत्र सबसे सुदृढ़ है, और इसमें हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हम 11 राज्यों में काम कर रहे हैं, और लोगों का अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज डाल्टनगंज में एक बड़ा प्रोग्राम, उनकी जयप्रकाश जी की जन्म तिथि मनाई गई। उसमें बहुत सारे समाज सेवी संस्थान जो पार्टी में भी थे और बगैर पार्टी के भी थे, वो भी आए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। इससे क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं? क्या वो आपके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपका विचारधारा ऐसा है? देखिए, आज जो लोग आए, सबसे पहले तो उनका हमने धन्यवाद भी किया, और उन्होंने वर्किंग डे के दिन इतना समय दिया। लेकिन जहाँ तक विचारधारा की बात है, तो इस देश में अभी तक सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर नहीं। हमने जब कहा कि हमारा संविधान का एक चरित्र है, हर संविधान का एक चरित्र होता है, तो हमारे संविधान के चरित्र में उसके चरित्र को समाजवाद का स्वरूप में ढाला गया है। 42वें संशोधन से उसको लाया गया। समाजवाद को डेफिनेशन जो देना है, वो आज तक किसी से भी मैं पूछता हूँ कि समाजवाद के बारे में आप बताइए, तो मार्क्स और लेनिन की बात शुरू कर देते हैं, जाने अनजाने। मार्क्सवाद, समाजवाद साम्यवाद नहीं है, पूंजीवाद नहीं है। पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का रास्ता है। श्रम का पूंजीवाद सिर्फ शोषण नहीं करता, उसका श्रम दान देता है। इस चीज़ को मानना पड़ेगा। नियंत्रित पूंजीवादी व्यवस्था भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को चाहिए, और यहाँ पे उसको भी समाजवाद के तहत मैन पावर का सपोर्ट चाहिए। तो चूँकि कम्युनिस्ट कंट्री की ओर हम लोग
फर्स्ट फेज ऑफ इंडिपेंडेंट जो था, इंडिपेंडेंट के बाद का हम लोगों ने अपना दिया था, तो साम्यवाद की तरफ बढ़े थे और उसका कुरूपता दिखाई दिया। बाद में अब धीरे धीरे हम पूंजीवाद की तरफ बढ़े हैं, लेकिन चूंकि चरित्र पार्लियामेंट का समाजवादी है, इसलिए हम पूर्णतः पूंजीवाद न होकर के अभी भी योजनाओं के तहत भारत सरकार कहीं से भी पैसा लेके विकट परिस्थिति में देश की जनता के लिए पैसों का बंटवारा सभी राज्यों में करती है, और उसी का परिणाम है आपका मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन योजना और तमाम तरह की योजनाएं, ये उसी का परिणाम है। अगर हमारा ये चरित्र नहीं होता तो जो गरीब लोग हैं, जो धीरे धीरे खड़े होने का कोशिश कर रहे हैं, उनकी कमर टूट जाती। तो मेरा कहना है कि शायद मेरी बात समाजसेवी संस्थाओं को समझ में आया हो। भविष्य में अगर वो जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो अपना कार्यक्रम कंटिन्यू रखेंगे और आने वाले समय में हम यही अपेक्षा करेंगे और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि हमारा देश शांति, सद्भाव और समृद्धि के रास्ते पर चले। और हमारी पार्टी का मेन एजेंडा, मोटो यही है, शांति, सद्भाव, समृद्धि। अगर शांति होगी तो सद्भाव अपने आप उत्पन्न होगा, और सद्भाव आएगा तो समृद्धि तो होगी ही होगी। तो इसीलिए इन 3 चीज़ों का हमने मेन मोटो में रखा है। जो आज एक सफल प्रोग्राम, अगर इसको हम माने कि आपने बीज बोया है, आज जो आपने बीज बोया है, क्योंकि इस प्रोग्राम में बुद्धिजीवी से लेकर के समाज सेविक तक बहुत सारे लोग थे जो आपके विचारों से सहमत हैं। इसे हम 2024, चाहे वो झारखंड का विधानसभा मान लें या लोकसभा मान लें, इसको हम कहाँ तक काटेंगे, कहाँ तक बुला सकते हैं? देखिए, 2024 का चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 24 का चुनाव हमारे पास वो तो एक विधि का जो सिस्टम है उसके तहत आने वाले समय में 22 चल रहा है, ख़त्म होने वाला है, 23-24 एक साल बचा हुआ है, तो बहुत कुछ हम कर पाएंगे इसकी संभावना नहीं है। चुनाव में आना एक चुनावी प्रक्रिया है। देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है, उसमें जाना मेरा अपना रूटीन है, वो हम चले जाएंगे, ठीक है। जहाँ चुनाव लड़ पाए लड़ेंगे, नहीं लड़ पाए नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो मोटो से ज़्यादा मोटो ये है हमारा कि एक जो हमने शब्द का इस्तेमाल किया है, पॉलिटिकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका हम कॉन्सेप्ट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम अपनी टीम को कहे हैं कि सबसे पहले सभी क्षेत्रों से एक अच्छा कैंडिडेट चुनिए, उसका एक SOP होगा, उसके तहत जो कि वहाँ का प्रतिनिधि बन सके, तो उसको हर तरीके का मदद किया जाएगा। अगर वो 24 तक तैयार हो जाता है तो डेफिनेटली उतारेंगे, नहीं तैयार होता है तो अगले लोकसभा, विधानसभा या जो भी इलेक्शन आएगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जहाँ तक लोगों को जुड़ने का सवाल है, अगर हम कुछ दे पाए, सिर्फ बातों से तो होगा नहीं, तो स्वाभाविक है अच्छे लोग जुड़ेंगे तो एक अच्छा काफिला बनेगा। और हमें उम्मीद है कि जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी, इन सब चीज़ों से उठ करके पहला जो हमारा संकल्प होगा वो होगा सर्वप्रथम राष्ट्र, और राष्ट्र शांति समृद्धि की ओर बढ़े, सौहार्द से हम समृद्ध हों। और यह संकल्प के साथ हम जरूर कार्य को अपना आगे बढ़ाएंगे। अभी आप सुन रहे थे पंकज सहाय जी को, जो जयप्रकाश जनता दल से, इन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया और इन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना 2024 लोकसभा मेरे लिए मायने नहीं रखता, हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, हम वैसे लोगों को लाएंगे जो राजनीतिक के बारे में वो पूरी परिपूर्ण तैयारी करके रहे, उनका सुझाव हो, मतलब चुनाव के बारे में या राजनीति के बारे में पूरी ज्ञाता हो। चुनाव तो आते रहेंगे, हम लड़ेंगे और एक दिन फतह हासिल करेंगे, क्योंकि हम उन लोगों की सरकार बनाएंगे जो आज के समय में दबे कुचले हैं, और उनकी सरकार होगी। तभी हमारा देश तरक्की करेगा। जब हम उन गरीबों की, उन जन जन की, समझदार की, पढ़े लिखों की सरकार होगी, तभी हमारे देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। नमस्कार। बिहार पंचायत चुनाव में हमारी टीम आपको चुनाव जिताने में मदद करती है। क्लाउडवेव की सर्विसेज कुछ इस प्रकार हैं: सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पर आपका प्रमोशन करना, आपके लिए डॉक्यूमेंट्री तैयार करना,
आपको वॉइस कॉल, मिस्ड कॉल, बल्क टेक्स्ट मैसेजेस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करना। साथ ही साथ प्रचार प्रसार के लिए हम लोग गाना भी बनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने विचारों को जनता तक पहुंचा सकें। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9212468983 पर। धन्यवाद।